हेलो गाइस। आज है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें आपको उसके अंदर स्टडी करनी है, तीन केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी मैंने आपको बताई थी आपको पढ़नी है उसके अंदर क्या, आपको पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी आपको पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल्स। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर स्टार्ट किया था SN1। क्या स्टार्ट किया था? SN1। तो SN1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बार हल्का सा उसको क्विक पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर SN1। SN1 रिएक्शन क्या थी? SN1 रिएक्शन का नाम था यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये किसका नाम था? SN1 का। इसमें हमने क्या बोला था? इसमें हमने बोला था कि आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा और इस एल्काइल हैलाइड से क्या होगा, इस हैलोजन का रिमूवल होगा, और रिमूवल होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोकैटायन की। और कार्बोकैटायन के अंदर क्या चेक करना था? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट के बाद आपको क्या करना था? इससे न्यूक्लियोफाइल लाकर जोड़ देना था और आपका क्या बन जाता? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता। प्रोडक्ट बन जाता यानी कि। फिर मैंने आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए थे। पॉइंट्स क्या क्या थे? मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकैटायन की। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या चेक करना है? रीअरेंज पॉसिबल। अगर पॉसिबल होगा तो क्या चेक करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। रीअरेंज करना पड़ेगा। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी इसके अंदर, अगर आपको रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिखते थे? रेट इज इक्वल्स टू होता था के, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1, यानी कि यहाँ से ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1। और मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी? मोलिकुलैरिटी भी क्या हो जाएगी? 1। और मोलिकुलैरिटी 1 होने की वजह से ही हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर मैंने आपको इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बताई थी। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, यानी कि जितना ज्यादा फर्स्ट कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। फिर पांचवी बात मैंने आपको इसके अंदर बताई थी, क्या मैंने आपको बोला था? रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अगर आपके पास RI है, आपके पास RBr है, आपके पास RCl है और आपके पास RF है, तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? RI की सबसे ज्यादा होगी, और RF की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराओगे किसके किसके बीच में, आपके पास एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आपके पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और एक आपके पास है मिथाइल हैलाइड। तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? तो मैंने बोला था 3 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम होगी, 1 डिग्री की उससे कम, और मिथाइल हैलाइड की सबसे कम। क्विक कर रहे हैं हम इसको फटाफट, जो हमने कल पढ़ लिया था ना। क्यों होगी सबसे ज्यादा? क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। फिर हमने स्टडी की थी क्या? हमने स्टडी की थी स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या स्टडी की थी? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी की थी। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा जो कि क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इस पे मैंने एक पॉइंट बोला था, लिखा नहीं था, आज लिख देता हूँ। क्या बोला था? मैंने बोला था व्हेन व्हेन वन कायरल कार्बन व्हेन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट है ना, पूरा लिख लेना इसको, इज प्रेजेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, या ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। प्रेजेंट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, OA को पूरा फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल कार्बन होने की कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। अगर कोई किसी कार्बन को आपको कायरल बोलना है, किसी कार्बन को आपको कायरल बोलना है, तो उसकी कंडीशन क्या थी? मैंने आपको बोला था कायरल कार्बन होने के लिए उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। और दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी क्या होना चाहिए? दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि इसके अंदर जो चारों के चारों बॉन्ड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चारों के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले कार्बन के, किस वाले के? इस वाले कार्बन की ये वाला बॉन्ड भी अलग है, ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, और एक हेलोजन जुड़ गया। और इस वाले कार्बन का ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए इसके? 4 सिग्मा, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इसलिए हमने इसको क्या बोला? कायरल बोला। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे अभी आगे, पहले इसको टॉपिक खत्म करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला था? फिर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर R1, यहाँ पर आ जाएगा R2, और यहाँ पर आ जाएगा R3। और मैंने आपको बोला था कि जो आपका कार्बोकैटायन होता है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल।
फिर क्या होता है, इसके ऊपर कौन आकर अटैक करेगा, इसके ऊपर आकर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। कौन आकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो इधर से अटैक कर लेगा या फिर इधर से अटैक कर लेगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो आएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आएगा R1, यहाँ पर आएगा R2 और यहाँ पर आएगा R3, ठीक है। और एक बन सकता है आपका कुछ ऐसे, यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आएगा R1, यहाँ पर आएगा R2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा R3, और ये हो जाएगा आपका कायरल, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और रिएक्टेंट के साथ कंपेयर कराएंगे तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो हो रहा है आपका इन्वर्जन, इन्वर्जन। और इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है रिटेंशन। क्या हो रहा है इसके अंदर, रिटेंशन, ठीक है। तो 50% तो क्या होता है SN1 के अंदर इन्वर्जन और 50% क्या होता है रिटेंशन। और अगर मैं इसको 1 और 2 बोल दो, चाहे A और B बोल दो, एक ही बात है। मैं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, ठीक है। तो ये A और B क्या है, पहली बात तो A और B दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। तो इनमें से एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवी होगा। किसी को भी डेक्स्ट्रो बोलोगे, अगर मैं इसको D बोल दूं, स्मॉल d यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये वाला लीवियो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डेक्स्ट्रो बोलते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, लीवियो रोटेटरी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो A और B है वो एक ही रिएक्शन के अंदर बने तो ये मिक्सचर हो जाएगा, और इस मिक्सचर का नाम होता है रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर की बनने की प्रोसेस को बोला जाता है रेसेमाइजेशन। क्या बोला जाता है, रेसेमाइजेशन। रेसेमिक मिक्सचर की बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेसेमाइजेशन, ठीक है, रेसेमाइजेशन, ठीक है। ये एक टर्म थी जो कल रह गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, रेसेमाइजेशन। मैंने आपको बोला था क्या कि जो A होगा, अगर मैं सेपरेटली बात करूँ तो A ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो B होगा वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर होगा, रेसेमिक मिक्सचर, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर हमने यहाँ से बात की थी जो A और B होंगे वो आपस में क्या होंगे, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते थे, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। तो A और B आर एनेंशियोमर्स। A और B क्या हो जाएंगे, A और B हो जाएंगे आपके एनेंशियोमर्स। क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमने कल पढ़ लिया था SN1। तो आज हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है SN2, ठीक है। SN2 की फुल फॉर्म क्या होती है, SN2 होती है आपकी बाय मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, बाय मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय मोलिकुलर क्यों, यूनिमोलिकुलर में क्या था, यूनिमोलिकुलर में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो बाय मोलिक्यूल SN1 के अंदर यूनिमोलिकुलर के, हाँ। तो और बाय मोलिकुलर का मतलब क्या होगा, अच्छा, SN1 के अंदर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, और SN2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे होगी। तो होता क्या है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा आपके पास, एक एल्काइल हैलाइड होगा। इस एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, जो ये हेलोजन होगा इस बार खुद से नहीं निकलेगा, खुद से नहीं निकलेगा। तो फिर कौन कौन निकालेगा इसको आगे, इसको न्यूक्लियोफाइल आके निकालेगा। कैसे निकालेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इनको प्रोटॉन्स की जरूरत है, ऐसे समझो आप। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और ये हेलोजन है, और हेलोजन के ऊपर भी क्या होते हैं, लोन पेयर। क्या होते हैं, लोन पेयर, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो ये क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर यहाँ से अटैक करने आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हेलोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस हो गए, लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन। तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये अटैक नहीं कर सकता, तो ये करेगा क्या, फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से बैक साइड से आके अटैक करेगा, ठीक है। और बैक साइड से अटैक करने पर ये क्या होगा, ये बनाएगा कुछ ऐसा न्यूक्लियोफाइल। ये आ गया आपका एल्काइल ग्रुप और ये आ गया आपका हेलोजन। ये मैंने डॉट डॉट क्या दिखाया, ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, इस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और इस ये एल्काइल ग्रुप इस हेलोजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो BF का मतलब तो हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन और BB का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये जो स्टेट बनी इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक स्टेट होगी रिएक्शन के समय पे जो कुछ समय के लिए बनती है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, और R के साथ क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, और इससे क्या बाहर निकल गया, हेलोजन। क्या बाहर निकल गया, इससे हेलोजन बाहर निकल गया, ठीक है। आई मेरी बात इतनी समझ में, हेलोजन बाहर चला गया। और ये आपकी किसकी फॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट की।
तो अगर आपसे जैसे मैंने SN1 के अंदर बात की थी, SN1 के अंदर कितने स्टेप्स हो रहे थे? 2। पहला स्टेप तो था स्लो और दूसरा था फास्ट। तो यहाँ पर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेप इन्वॉल्व होगा। जो SN2 होती है वो केवल और केवल 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, कितने स्टेप की रिएक्शन होती है? 1 स्टेप रिएक्शन। अगर मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूं, जैसे मैंने SN1 के अंदर लिखे थे, फर्स्ट पॉइंट, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कोई भी कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बनता। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, क्या कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा? नहीं। तो नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट इसके अंदर नहीं होता। नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी रेट लिखना चाहूँ तो रेट कैसे लिखूंगा? रेट क्या हो जाएगी? रेट कांस्टेंट के साथ ही साथ वहां पर क्या हो रहा था SN1 के अंदर टोटल, जब आप SN1 करा रहे थे तो पहली स्टेप क्या थी? स्लोवेस्ट स्टेप थी पहली। तो उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? केवल एल्काइल हैलाइड। ये भी 1 स्टेप है, इसके अंदर पहले ही स्टेप में एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी। तो जो रेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? वो दोनों बातों पर डिपेंड करेगी, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी और साथ ही साथ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर? न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी, दोनों पर डिपेंड करेगी। और इसकी पावर में भी क्या है? 1, और इसकी पावर में भी क्या है? 1, यानी कि यहाँ से ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा मेरा 2, और मोलिकुलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलिकुलैरिटी भी आ जाएगी 2। ठीक है, मोलिकुलैरिटी भी कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने आपको क्या बोला था? सेम जैसे उसके अंदर क्या था वैसे ही, मोलिकुलैरिटी 2 होने की वजह से ही इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को बोला जाता है बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन के। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बोलूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़। मतलब ऐसे समझो, एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड तो है ये CH3C, यहाँ पर भी आ गया CH3, यहाँ पर भी आ गया CH3, और यहाँ पर आ गया Cl। एक मेरे पास एल्काइल हैलाइड है ये CH3CH, यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Cl। आप ध्यान से देखो, मेरे पास मुझे SN2 रिएक्शन करानी है, तो SN2 रिएक्शन कराने के लिए न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। अब पीछे से अटैक करने के लिए देखो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले एल्काइल हैलाइड को और इस वाले एल्काइल हैलाइड को, दोनों एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन से कार्बन्स जुड़े हुए हैं इसी कार्बन पे तो अटैक करेगा ना। इससे देखो, इससे ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप भी, ये ग्रुप भी। इससे देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले कार्बन के पास जो भीड़ है वो कुछ ज्यादा है ना। तो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या जगह मिलेगी इसके ऊपर अटैक करने की? नहीं मिलेगी। इसके कंपैरिजन में, अगर मैं इसके कंपैरिजन में बात करूं तो इस वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या जगह मिलेगी क्या अटैक करने की? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है ना, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। यानी कि न्यूक्लियोफाइल उतना ही मुश्किल से अटैक करेगा उसके ऊपर जाकर, जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही कितनी बात? आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं एक सेकंड। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बोलूँ तो भीड़, यानी कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। यानी कि जितनी ज़्यादा एल्काइल हैलाइड की डिग्री होगी उतनी ही आपकी कम क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। उतनी ही कम आपकी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या होता है इसका मतलब? भीड़। तो यानी कि अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराऊँ किस किस के बीच में, अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराऊँ, आपके पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, आपके पास एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, आपके पास एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और आपके पास एक मिथाइल हैलाइड है। किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस किसके अंदर कम है? इसके अंदर, फिर इसके अंदर, है ना। इधर से इधर आने पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी? इसकी। सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी, मिथाइल हैलाइड की। ठीक है, अगर हेलोजन्स क्या हो जाए, हेलोजन्स आ जाए आपके अलग अलग, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कंपेयर कराएंगे? आपके पास आ जाए RI, आपके पास आ जाए RBr, आपके पास आ जाए RCl, आपके पास आ जाए RF। तो इनके अंदर अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है तो RI की सबसे ज्यादा होगी। सेम ऐसे ही आपकी किस में थी? SN1 में। उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, और सबसे कम किसकी होगी? RF, यानी कि अल्काइल
क्लोराइड की क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको इतनी बात समझ में आ रही है मेरी। आगे चलते हैं। जैसे हमने SN1 के अंदर पढ़ा था ऐसे ही SN2 के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। और स्टीरियो केमिस्ट्री हम किसकी पढ़ते हैं, जो भी एल्काइल हैलाइड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और जहाँ पर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अभी ऊपर एक पॉइंट लिखा था मैंने SN1 का रिवीजन करवाते हुए, व्हेन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये हो गया आपका, हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। क्या होगा इसके अंदर, आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड क्या होगा, आपके पास ये हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर आ गया R1, यहाँ पर आ गया R2, यहाँ पर आ गया R3, और ये वाला आपका कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर क्या आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, अटैक करेगा, और सामने से अटैक ना करके कहाँ से करेगा, पीछे से अटैक करेगा। और जैसे ये पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बताया था ना अभी ट्रांजिशन स्टेट। ये तो आ जाएगा R1, ये आ जाएगा R2, और ये आ जाएगा R3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका हेलोजन, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको बताया था ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये तो हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट बन रही है, ये बन रही है ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने आपको स्पीसीज देखने के लिए मिल रही है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्पीसीज है। कितनी है, 5। तो इसलिए इसका नाम रखा गया, इसको बोला जाता है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसमें से जो बॉन्ड टूटने होंगे वो टूट जाएंगे, जो बॉन्ड बनने होंगे वो बन जाएंगे। और आपका क्या बनेगा, आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका R2, यहाँ पर आ जाएगा R1, यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर आ जाएगा R3। और अगर मैं कंपेयर कराऊं किसको, अगर मैं कंपेयर कराऊं आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को, किसको कंपेयर कराऊं, मैं कंपेयर करा रहा हूँ, देखो इसको और इसको, देखो ध्यान से देखो, देखो इसके ऊपर अगर मैं रखूं तो हेलोजन किधर से निकला और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जुड़ा, दिख रहा है ना आपको, देखो ये देखो। तो क्या हुआ, देखो हेलोजन कहाँ से निकला, आगे की तरफ से, न्यूक्लियोफाइल आकर बैक साइड से जुड़ा। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्जन, क्या हुआ यहाँ पर, और इन्वर्जन भी कितना हुआ, एक ही तो बना। तो टोटल कितना हुआ, 100% इन्वर्जन। क्या हुआ, 100% इन्वर्जन होता है किसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर। और 100% इन्वर्जन को एक नाम दिया गया वाल्डन इन्वर्जन। क्या नाम दिया गया, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, क्या नाम दिया गया, वाल्डन इन्वर्जन। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आपको, किस, ठीक है, 100% इन्वर्जन को ही क्या बोला जाता है, वाल्डन इन्वर्जन। समझे मेरी बात। अब हम इतनी देर से हमने पढ़ दिया कि SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, SN2 के अंदर क्या होगा। अब हमें जानना क्या है, अब हमें जानना है कि जो हम ये न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं और कौन कौन आपको देखने के लिए मिलेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हमें बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा रिएजेंट डालने पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और कौन से न्यूक्लियोफाइल से आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट की क्लास क्या होगी, और कौन सी रिएक्शन को वो फेवर करेगा, SN1 को या फिर SN2 को। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सा रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, और किस न्यूक्लियोफाइल से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो हम लोग बात करते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा रिएजेंट, उस रिएजेंट से आपको न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट मिलेगा, ओके, और यहाँ पर उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं रिएजेंट लेता हूँ NaOH, क्या लेता हूँ, NaOH, या फिर इसकी जगह मैं लेता हूँ KOH, दोनों में से कोई सा भी एक लेता हूँ, तो ये मुझे जनरेट करके देता है OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या जनरेट करके देता है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ROH। अब प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन रिएक्शन कौन सी करेगा, तो सवाल ये आता है रिएक्शन कौन सी करेगा, तो ये रिएक्शन करता है SN2। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर SN1 रिएक्शन करानी है तो हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिएगा, SN2 रिएक्शन करानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिएगा,
तभी तो अगर वो स्ट्रोंग होगा तभी तो वो उस एल्काइल हैलाइड के अंदर से एल्काइल और हैलाइड का बॉन्ड तोड़ पाएगा और हैलाइड को वहां से निकाल पाएगा और खुद उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वहां पर कैसा चाहिए, स्ट्रोंग। और मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान रखना, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जनरली जो भी न्यूट्रल होते हैं ना, न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं, वो सारे के सारे आपके वीक न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपके वो होते हैं जिनके ऊपर एक्चुअल नेगेटिव चार्ज होगा, एक्चुअल नेगेटिव चार्ज होगा, वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं, आप ध्यान से देखो, OH के ऊपर नेगेटिव है तो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यानी कि कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा? SN2 रिएक्शन को। कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा? SN2 रिएक्शन को। अगला चलते हैं, अगला क्या आता है मेरा? अगला रिएजेंट आता है मेरे पास H2O। अगर मैं वाटर डाल दूं, ठीक है ना, मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, तो वाटर डालने पर क्या होगा, वाटर जो है वो जनरेट करके देगा मुझे H2O न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा? ये SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। और SN1 रिएक्शन को फेवर करने पर ये प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा? ये बनाएगा ROH, यानी कि अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्कोहल। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला रिएजेंट, तीसरा रिएजेंट। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ NaOR, और R भी यहाँ पे R डैश ले रहा हूँ। R डैश क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की बात करूंगा, उसके अंदर भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी। तो अगर RR ले लूंगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एल्काइल ग्रुप दोनों में से क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लिया, एक को R लिया और एक को क्या ले लिया, R डैश। तो क्या होगा, ये मुझे जनरेट करके देगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा R डैश O नेगेटिव। क्या जनरेट करके देगा, R डैश O नेगेटिव। और R डैश O नेगेटिव, नेगेटिव आ गया यानी कि एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। और यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROR डैश, ईथर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अगला आते हैं, अगला अगला आपके पास क्या आता है, अगला आपके पास आता है NaI, सोडियम आयोडाइड। अगर आप रिएजेंट में सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं तो ये आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा, I नेगेटिव। और I के ऊपर नेगेटिव आ गया यानी कि एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि रिएक्शन कौन सी फेवर करेगा, आप समझ पा रहे होंगे आप, SN2। कौन सी फेवर करेगा, SN2। कौन सी फेवर करेगा, SN2। ठीक है, और आपका इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका इससे यहाँ पर RI। ठीक है ना, तो यानी कि आप NaI का यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, NaI का आप यूज कर सकते हैं एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आता है आपका रिएजेंट, इससे अगला रिएजेंट आपका हो सकता है NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड से अमोनिया गैस को पास करते हैं तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या जनरेट करेगा, NH3। क्या इसके ऊपर कोई एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। और आपका इससे सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा RNH2, एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला, अगर आपके पास आ जाए क्या, आपके पास आ जाए R डैश NH2, ठीक है ना, ये आपको क्या जनरेट करके देगा, ये आपको जनरेट करके देगा R डैश NH2 न्यूक्लियोफाइल। क्या इसके ऊपर कोई एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज है, नहीं, तो कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, SN1। कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, SN1। और यहाँ से आपको क्या प्रोडक्ट बना के देगा, ये बना के देगा RNH सिंगल बॉन्ड R डैश। ये जो ऊपर बना था ये तो था 1 डिग्री अमीन, जो नीचे बना ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन। अगर ऐसे ही मुझे 3 डिग्री अमीन बनाना हो तो 3 डिग्री अमीन के लिए मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पर लूंगा R डैश R डबल डैश NH। और ये आपको न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट करके देगा, ये आपको जनरेट करके देगा R डैश R डबल डैश NH। और इसके ऊपर कोई भी एक्चुअल नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी SN1। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे, इससे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RN सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड R डबल डैश। और ये कौन सा डिग्री अमीन बना यहाँ पर,
ये बना आपका 3 डिग्री अमीन। कौन सा बना? 3 डिग्री अमीन बना। ठीक है, और कौन सा आ सकता है आपका रिएजेंट? एक रिएजेंट आपकी उसमें ये भी दिया हुआ है KCN, इंपॉर्टेंट है बहुत। एक दिया हुआ है AgCN। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्या जनरेट करके देंगे? ये भी आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देंगे। तो KCN आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देता है CN नेगेटिव। CN नेगेटिव एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आ गया, कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा? SN2। प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे? प्रोडक्ट बनेगा आपका RCN। ठीक है, एल्काइल एल्काइल साइनाइड। ठीक है ना। लेकिन अगर आप AgCN डालते हैं तो AgCN डालने पर ये आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देता है Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि AgCN ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा अपने आप ही। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी फेवर होगी? यहाँ पर रिएक्शन फेवर होगी SN2 ना कि SN1। ठीक है, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका RNC। अब ये क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। पहले एक बार टेबल पूरी बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन बताऊंगा इसका। तो एक में तो बना साइनाइड और एक में बना आइसोसाइनाइड। एक में क्या बना? आइसोसाइनाइड। अगला चलते हैं। अगला अगर आपके सामने आ जाए KNO2, जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको जनरेट करके देगा न्यूक्लियोफाइल ONO नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आ गया तो रिएक्शन कौन सी फेवर होगी? SN2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका RONO। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ भी आपको एक देखने के लिए मिलेगा AgNO2। और AgNO2 क्या न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा? AgO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। रिएक्शन कौन सी फेवर होगी? रिएक्शन फेवर होगी SN2। और आपका जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R सिंगल बॉन्ड NO2। ऐसा क्यों है? ये चारों के बारे में पढ़ाऊंगा आपको अभी, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगला आपकी बुक में क्या रिएजेंट दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर रिएजेंट R-COOAG, ये दिया हुआ है। अगर आप ये रिएजेंट यूज करते हैं तो ये आपको क्या जनरेट करके देगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट करेगा? R-COO नेगेटिव। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? एक्चुअल नेगेटिव चार्ज, यानी कि कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा? SN2। प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे? प्रोडक्ट बनेगा R-COOR, ये बनेगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात मेरी? एक रिएजेंट और दिया हुआ है। क्या है वो रिएजेंट? अगर आप इसके अंदर डालते हैं LiAlH4 तो ये आपको क्या जनरेट करके देगा? ये आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा H नेगेटिव। और H नेगेटिव के ऊपर क्या आ गया? एक्चुअल नेगेटिव चार्ज, यानी कि रिएक्शन कौन सी फेवर होगी? SN2। और यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका हेलोजन हटेगा और H लग जाएगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। लास्ट रिएजेंट आपका क्या है इसके अंदर? अगर आपके पास आ जाए R-M, M क्या है यहाँ पर? M है यहाँ पर मेटल। क्या है? मेटल। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपको क्या जनरेट करके देगा? ये आपको जनरेट करके देगा R- नेगेटिव। एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? SN2। और यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड R-। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई किसकी? कि कौन कौन से रिएजेंट से कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि KCN और AgCN के अंदर ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है ना, एक एक करके बात करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं KCN के बारे में। KCN जो होता है वो आयोनिक नेचर का होता है। कैसी नेचर का होता है? आयोनिक नेचर का। जो भी आयनिक नेचर रखता है वो टूट जाता है आयंस में, यानी कि K पॉजिटिव और साथ में क्या देगा? CN नेगेटिव। और जो ये नेगेटिव होता है ये एक्चुअल में कार्बन के ऊपर होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं इसकी, तो ये आपको देखने में ऐसा मिलेगा कुछ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है? इस नाइट्रोजन के पास जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक क्या होता है इसके ऊपर? लोन पेयर। अब ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये भी डोनेट कर सकता है। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये भी क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। यानी कि CN के अंदर क्या हुआ? CN के अंदर दो डोनर साइट्स हो गई, है ना। और ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो डोनर साइट्स होती हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल रहा हूं मैं? जो आपका CN नेगेटिव है उसके अंदर दो डोनर साइट है,
लेकिन एक बार में एक से ही डोनेशन होगा, एक बार में क्या होगा, एक ही साइट से डोनेशन होगा। और ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो डोनर साइट हो लेकिन एक से ही एक बार में डोनेशन होगा, उस न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला जाता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें किससे डोनेशन होगा, सवाल ये आता है किससे डोनेशन होगा। ठीक है, तो डोनेशन की बात करते हैं किससे होगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, तो कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, कार्बन की। ठीक है ना, तो यानी कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, कम किसकी है, कार्बन की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने की टेंडेंसी, पावर, क्षमता। तो यानी कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा खींच के रखेगा कंपैरिजन टू कार्बन के। अगर ज्यादा खींच के रखेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा, नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन नहीं करेगा तो फिर डोनेशन करेगा कौन, कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी दे सकता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मिलेंगे तो बॉन्ड तो वहीं से बनेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डोनेशन होगा। और यहाँ से डोनेशन होने की वजह से जब आप KCN डालते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो RCN बनेगा। समझिए मेरी बात, अगर नहीं समझ आई तो वापस से जाकर चेक कर सकते हो आप इसको। फिर हम बात करते हैं AgCN के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, AgCN के। AgCN के अंदर क्या होता है, AgCN, जो AgCN होता है ना, वो कोवेलेंट नेचर रखता है। कैसी नेचर रखता है, कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट नेचर रखेगा तो इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी आयंस की बात नहीं होगी, Ag पॉजिटिव CN नेगेटिव कुछ नहीं, ऐसी बात होगी। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये होता है कुछ ऐसा, Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। और नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या इसमें इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, Ag देगा नहीं, बचा कौन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो इसलिए क्या करता है, यहां से डोनेशन करता है। और यहां से डोनेशन करने की वजह से ही ये क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, जब भी आप KCN डालते हैं तो बनता है RCN, जब भी आप AgCN डालते हैं तो बनता है RNC। ठीक है, ये उसका रीजन था। फिर अगला आता है इसके अंदर KNO2। KNO2 के अंदर क्या हो रहा है, तो जो KNO2 होता है वो भी आयोनिक नेचर रखता है। कैसी नेचर रखता है, आयोनिक नेचर। अगर आयोनिक नेचर रखेगा तो किसमें टूट जाएगा, आयंस में, K पॉजिटिव और साथ में देगा ONO नेगेटिव आयन। और ONO नेगेटिव आयन की अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो ये होता है कुछ ऐसा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो एक इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। और ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 2 क्या होते हैं, लोन पेयर। अब ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर 2 डोनर साइट है ना। तो ये भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन डोनेशन कहां से करेगा, एक ही जगह से करेगा। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन है इसके अंदर, एक नाइट्रोजन है। अब सुनो ध्यान से, कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा, सारी रीजन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, चलो इस वाली साइड की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये अपने ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका, ये 2 लोन पेयर है। अगर ये एक लोन पेयर अपना दे दे तो एक लोन पेयर देने पर 3 बॉन्ड बना लेगा। और 3 बॉन्ड बनाते ही इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल, मैंने आपको बताई थी। फिर ये अपने आप को स्टेबल करेगा, फिर ये कोई ना कोई सा बॉन्ड तोड़ेगा। तो इसीलिए यहां से तो डोनेशन होता ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर कराऊं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से किस में होगा, तो आपको पता होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, और जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसके डोनेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा।
यानी कि वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो करना तो किसे चाहिए था, नाइट्रोजन को, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता, करता कौन है, करता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्यों करता है, ओ नेगेटिव इसलिए करता है क्योंकि ओ नेगेटिव के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ऐसा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा हो गई। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिंपल सी चीज है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होता है आपका कितने साइज में कितना चार्ज है, वो होगी चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। कितने साइज में कितना चार्ज है, वो होगी आपकी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी। एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक तो ये है, ठीक है ना, ऐसे है समझो, पॉजिटिव से समझ लो निगेटिव से समझ लो, एक मेरे पास ये है और इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज है। तो किसका साइज कम है, इसका, इस पर भी चार पॉजिटिव है, इस पर भी चार पॉजिटिव है, किस पर चार पॉजिटिव ज्यादा दिखेंगे, जिसका साइज कम होगा, यानी कि इस पर चार पॉजिटिव ज्यादा दिखेंगे और इस पर चार्ज पॉजिटिव कम दिखेंगे, यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इससे। समझे मेरी बात, समझ में आई क्या, अगर नहीं समझ में आई तो आप इसको दोबारा देखना, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी ये होती है, तो चार्ज डेंसिटी की वजह से ऐसा होता है, समझे आप मेरी बात। ये आपका किसका रीजन हो गया, KNO2 का, किसका रीजन हो गया, KNO2 का, ठीक है। अगली बात आती है, अगर आपके पास AgNO2 आ जाए तो वो ऐसा उल्टा क्यों करता है काम, AgNO2, AgNO2 की बात करते हैं, AgNO2, AgNO2 की जो नेचर होती है वो होती है कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट नेचर होती है तो आयंस में टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसी होगी, AgO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर ऐसी होगी तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, दो लोन पेयर, नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होंगे, दो लोन पेयर, क्योंकि दो बॉन्ड बना रखे हैं। अब आप ध्यान से अगर सोच पा रहे हो तो ये वाला ऑक्सीजन तो डोनेशन करेगा नहीं, तीन बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अनस्टेबल, ये भी नहीं करेगा, तो बचा कौन, नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन बचा तो डोनेशन कहाँ होगा, यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता था वो बनता था RnO2, क्या बनता था, RnO2। समझ में आई मेरी बात, जब आप KNO2 लेते थे तो बनता था RONO, जब आप AgNO2 लेते हैं तो क्या बनता है, RnO2, ये बनता है, ठीक है। आई मेरी बात इतनी समझ में। अब एक टेबल बना लेते हैं दोनों की कंपैरिजन की, SN1 और SN2 का कंपैरिजन करते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उस टेबल में हम सारी बातें लिख लेंगे। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको करवा रहा हूँ कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन करवा रहा हूँ, किस किस के बीच में, मैं यहाँ पर लिखूंगा SN1 के बारे में और यहाँ पर लिखूंगा SN2 के बारे में। मेरे पास SN1 की अगर मैं बात करूँ, SN1 और SN2 की रेट लो की बात करते हैं, तो रेट लो से आपको पता लग गया जो SN1 होती है वो यूनिमोलिकुलर होती है, कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर। जो SN2 होती है वो क्या होती है, बाय मोलिकुलर, क्या होती है, बाय मोलिकुलर। SN1 अगर यूनिमोलिकुलर है, इसके अंदर किसके ऊपर जो रेट लो है वो डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर। इसके अंदर एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात करते हैं सेकंड, अगर मैं आपसे सेकंड बात करूं, बिग बैरियर, यानी कि बिग बैरियर का मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो रुकावट डालती है SN1 होने में और SN2 होने में। तो SN1 में मेरे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती थी और फिर हम उसके अंदर क्या चेक करते थे, रीअरेंजमेंट। तो ये एक मेरा रुकावट की तरह तो काम कर रहा है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके अंदर रीअरेंजमेंट चेक करो, फिर उसको रीअरेंज कराओ, फिर रीअरेंज कराने के बाद उससे क्या बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है मेरे पास, बिग बैरियर की तरह। तो इसके अंदर बिग बैरियर क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मेरा क्या हो जाएगी, बिग बैरियर हो जाएगी, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। अगर मैं SN2 के अंदर बात करूं तो SN2 के अंदर कौन होता है, SN2 के अंदर जो बिग बैरियर होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि जितनी ज्यादा भीड़ देखनी पड़ेगी मुझे, अब मुझे SN2 करानी है तो मुझे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी पड़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस को देखना पड़ेगा किसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है किसकी ज्यादा है, फिर मैं SN2 कराऊंगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, बिग बैरियर की तरह, ठीक है, किसकी तरह काम करता है, बिग बैरियर की तरह। तीसरा कंपैरिजन, अगर आपके सामने मैं एल्काइल हैलाइड ले आऊं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी और किसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो SN1 में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी किससे, 2 डिग्री से।
और 2 डिग्री की ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री से। लेकिन अगर मैं SN2 की बात करूँ तो SN2 में 1 डिग्री की क्या होगी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। ठीक है, आई मेरी बात इतनी समझ में। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तीसरा पॉइंट तो हो गया सॉरी, चौथे पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, अगर आपको SN1 रिएक्शन करानी है तो आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए वीक। कैसा चाहिए, अगर आपको SN2 रिएक्शन करानी है तो आपको कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग। कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर आपको SN1 करानी है तो वीक न्यूक्लियोफाइल, अगर आपको SN2 करानी है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जनरली जितने भी न्यूट्रल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। जनरली जितने जिनके ऊपर भी एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आता है, ओ सॉरी एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका होगा ज्यादातर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगली बात करें अगर सोलवेंट की। देखो मैंने आपको बोला था कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो एल्काइल हैलाइड होता है उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो अपने आप टूट रहा था, अपने आप नहीं टूटता, सोलवेंट तुड़वाता है। ठीक है, आप थोड़ा एडवांस लेवल की बात है कि सोलवेंट तुड़वाता है। सोलवेंट भी कौन सा यूज होगा, सोलवेंट भी यहाँ पर यूज होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये सारे पोलर प्रोटिक होते हैं। अगर मैं आपसे SN2 की बात करूं तो SN2 के अंदर आपके आते हैं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट मैंने पहले भी बताया था आपको, 2 एसीटोन और DMSO। ठीक है, इतना नॉर्मली याद रखना है आपको। ठीक है, अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, स्टीरियो केमिस्ट्री, किसकी बात करूं, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या हो रहा था, SN1 के अंदर क्या बन रहा था, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बन रहा था, रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। लेकिन SN2 के अंदर क्या हो रहा था, SN2 के अंदर 100% क्या हो रहा था, इन्वर्जन। क्या हो रहा था, 100% इन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, सही मेरी बात समझ में आई इतनी। अब बात करते हैं इसके अंदर, अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे एल्काइल हैलाइड हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। फॉलोइंग following reactants does not give NSR। कौन कौन से ऐसे रिएक्टेंट है जो NSR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो पहला क्या आ जाएगा, फर्स्ट पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड। पहला क्या आ जाएगा आपका, विनाइलिक हैलाइड। जो आपके विनाइलिक हैलाइड हैं वो क्या नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड होते हैं आपके CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X यानी कि हैलोजन। और इस हैलोजन के पास क्या होंगे, इस हैलोजन के ऊपर होंगे लोन पेयर। और होगा क्या, कॉन्जुगेशन हो गया यहाँ पर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। और ऐसा होने की वजह से इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो रीजन क्या होगा इसका, यहाँ पर ड्यू टू, क्यों नहीं देते विनाइलिक हैलाइड, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से जो आपके विनाइलिक हैलाइड हैं वो क्या नहीं देते, वो रिएक्शन नहीं देते। दूसरी बात करते हैं, दूसरा दूसरा आपका क्या आता है, सेकंड सेकंड आपके आते हैं इसके अंदर फिनाइल हैलाइड। फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड भी क्या नहीं करते, रिएक्शन शो नहीं करते NSR। कैसे, इधर देखो ध्यान से, आपके पास एक फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी और उससे क्या जुड़ा होगा, हैलोजन। ठीक है, और उससे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस हैलोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। और इसका जो लोन पेयर है वो किसमें चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड डेवलप होगा, डबल बॉन्ड, कुछ समय के लिए। तो इसका भी रीजन क्या होता है, इसका भी रीजन होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये भी क्या नहीं करते, ये भी आपको NSR रिएक्शन नहीं देगी। और एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसके अंदर पॉइंट, तीसरा थर्ड, एक आपके सामने कुछ ऐसा एल्काइल हैलाइड भी आ सकता है, वैसे आएगा नहीं आपके बोर्ड में, तो ऐसा भी आ सकता है। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड भी आपको कभी भी NSR नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर एक रूल लगता है, ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या नहीं करता, ये आपको
वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब इसके जो क्वेश्चंस बचे वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे हम लोग।